दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय नामक जो चैप्टर है आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं और यहाँ से जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर भी करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कलाकार फ्रेडरिक सारियू का सही राष्ट्र चुने जिन्होंने अपनी पेंटिंग में लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्य से बने समाज की कल्पना की थी। तो ये बताना है फ्रेडरिक सारियू का वो सही राष्ट्र कौन सा है। तो हमने देखा था कि वो फ्रांस की बात कर रहे थे, हमने डायग्राम भी देखा है और मैंने ये चैप्टर करवाया भी है। यहाँ पे 100 ऑप्शन सही हो जाता है कि उसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है, राष्ट्रवाद जो 19वीं शताब्दी के अंत में एक शक्ति के रूप में उभरा का अर्थ है। तो राष्ट्रवाद का अर्थ बताना है जो 19वीं शताब्दी के अंत में एक शक्ति के रूप में उभरा था। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अपने देश और उसके इतिहास और संस्कृति के लिए मजबूत भक्ति। ठीक है, तो ये होता है राष्ट्रवाद जो 19वीं शताब्दी के अंत में एक शक्ति के रूप में उभरा था। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आप भी कमेंट कर सकते हैं आपको अगर आंसर्स पता है तो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहां बोला गया है, जनमत संग्रह शब्द को परिभाषित करने के लिए सही परिभाषा चुनिए। जनमत, जन का मतलब होता है जनता, मत का मतलब होता है वोट, संग्रह मतलब उसका समूह। शब्द को परिभाषित करने के लिए सही परिभाषा चुनना है आपको। इसका सही परिभाषा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष वोट है जिसके द्वारा एक क्षेत्र के सभी नागरिकों को एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। यानी कि द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है, जनमत संग्रह का ये सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें पूछा गया है, अर्नस्ट रेनन का मानना था कि राष्ट्रों का अस्तित्व एक आवश्यकता है क्योंकि। तो अर्नस्ट रेनन क्यों मानते थे कि राष्ट्रों का अस्तित्व एक आवश्यकता है, उसका रीजन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा वो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा यह सभी निवासियों के नागरिकों के लिए स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, इसलिए राष्ट्रों का अस्तित्व जो है वो एक आवश्यकता है। यानी कि ब ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसका पीडीएफ फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वियना की कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ। तो देखो वियना की कांग्रेस में जो शामिल नहीं हुआ था उसको पूछा गया है। तो हमारे को याद होगा अगर हमने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो ब्रिटेन भी शामिल था, रूस भी शामिल था, प्रशिया भी शामिल था। प्रशिया कैसे पहल से ही तो हुआ था। तो यहाँ पर देखिए स्विट्जरलैंड शामिल नहीं था, तो द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो 6th क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, पहली महान क्रांति जिसने अपने मूल शब्दों के साथ राष्ट्रवाद का स्पष्ट विचार दिया, क्या विचार था वो, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो ये पहली महान क्रांति कौन सी थी जिसने ये स्लोगन दिया था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो क्रांति थी फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति में ये स्लोगन दिया गया था, स्पष्ट विचार दिया गया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का मिशन और भाग्य था। उन्होंने क्या घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का क्या मिशन और क्या भाग्य होगा, ये पूछा गया है। तो उन्होंने घोषणा की कि यूरोप के लोगों को निरंकुशता से मुक्त कराने के लिए जो हो मिशन, फ्रांसीसी राष्ट्र और का मिशन और भाग्य यही था। ठीक है, क्रांतिकारियों ने घोषणा की थी कि यूरोप के लोगों को निरंकुशता यानी कि राजाओं के शासन से मुक्ति दिलाने के लिए वो प्रयास कर रहे थे। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया आपसे, फ्रांस में 1804 के नागरिक संहिता को आमतौर पर इस रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है। तो नागरिक संहिता को हम क्या बोलते हैं, नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा नेपोलियन कोड। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता का निर्यात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया गया। तो देखो नेपोलियन का जो एक कोड बना था सिविल कोड, इसको किस जगह पे लागू किया गया था ये बोल रहा है ये। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, इसको लागू किया गया था फ्रांसीसी नियंत्रण के तहत क्षेत्रों में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है, उदार राष्ट्रवाद का अर्थ है। उदार मतलब जो सबके प्रति सहानुभूति की भावना रखे, दया की भावना रखे,
उसको बोलते हैं उदार। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता। तो ये हो जाता है उदार राष्ट्रवाद का अर्थ। इसके बाद है 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने यंग इटली नामक गुप्त समाज का या संगठन का गठन किया? तो आंसर क्या होगा हमारा, वो थे, बिल्कुल सही समझा, जूसेप्पे मैत्सनी। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट, सार्वभौमिक मताधिकार शब्द का अर्थ है, ये तो सभी को पता होगा। सार्वभौमिक मताधिकार का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार। जिनकी भी उम्र 18 साल से ऊपर हो चुकी है वो सभी वोट देने के अधिकारी हैं। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रूढ़िवाद की विशेषता या मान्यता नहीं है? रूढ़िवाद की विशेषता या मान्यता नहीं है। रूढ़िवाद मतलब होता है जो पुरानी परंपराओं को मानते हैं, ठीक है, जल्दी से समाज में कोई बदलाव नहीं चाहते हैं, तो उनको बोलते हैं रूढ़िवाद। तो इसमें बोल रहा है कि विशेषता नहीं है या मान्यता नहीं है वो बताना है इसमें। तो विशेषता या मान्यता जो नहीं है वो हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, परंपरावादियों ने पूर्व क्रांतिकारी दिनों के समाज में लौटने का प्रस्ताव रखा और राजशाही को मजबूत करने के लिए आधुनिकीकरण के विचारों के खिलाफ थे। तो ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा स। रूढ़िवाद की विशेषता नहीं पूछा गया है, तो इसकी विशेषता जो है वो क्या है? परंपरावादी जो होते हैं, जो पुरानी परंपराओं को मानते हैं, उन्होंने पूर्व क्रांतिकारी दिनों के समाज में लौटने का प्रस्ताव रखा और राजशाही को मजबूत करने के लिए आधुनिकीकरण के विचारों के खिलाफ थे। तो यहाँ पे 100 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा गया आपसे, मान्यता प्राप्त ग्रीस की संधि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब हुई थी? ठीक है, तो यहाँ पर मान्यता प्राप्त ग्रीस की संधि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा, ये हुई थी आपकी 1832 में, कॉन्स्टेंटिनोपल में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है 1832 की संधि है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम लग जाता है? ये कहने वाले थे, बिल्कुल आपने सही समझा, ये कहने वाले थे ड्यूक मेटरनिक। यहाँ पे द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, 18वीं सदी के अंत में पोलैंड का क्या हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? 18वीं सदी के अंत में पोलैंड का क्या हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा आंसर सही है, विकल्प सही है? तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका सही विकल्प क्या होता है कि 18वीं सदी के अंत में पोलैंड का विभाजन 3 महाशक्तियों रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया द्वारा किया गया था। यहाँ पे द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा है चैप्टर, मैंने एनिमेशन के थ्रू समझा रखा है इस चैप्टर को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा है, जर्मनी के एकीकरण में अग्रणी भूमिका किसने निभाई थी? तो जर्मनी के एकीकरण में जो अग्रणी भूमिका निभाई थी वो थे ऑटो वान बिस्मार्क, प्रशिया के मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस के साथ 7 वर्षों में 3 युद्ध समाप्त हुए। तो ये ऑस्ट्रिया, जर्मनी और डेनमार्क और जर्मनी के साथ और फ्रांस के साथ जो है 7 वर्षों तक युद्ध चला था। आपको पता ही है, एनिमेशन के द्वारा मैंने समझा रखा है। वो क्या हुआ था कि उसमें प्रशिया की जीत हुई थी। प्रशिया ने 7 वर्षों तक जो है में 3 युद्ध जो है जीते थे, तो प्रशिया की जीत हुई थी। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, 1871 में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो 1871 में जर्मनी का सम्राट जो है प्रशिया के कैसर विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। यहाँ पर जो है द ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया 1861 में संयुक्त इटली का राजा कौन बना? 1861 में संयुक्त इटली का राजा कौन बना? हमारा आंसर हो जाएगा कि संयुक्त इटली का राजा जो 1861 में बनाया गया था, विक्टर एम्यूएल द्वितीय को। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य के निर्माण में किस बात ने मदद की? तो राष्ट्र राज्य का निर्माण जो था वो ब्रिटेन में किससे हुआ था? तो संसद ने एक रक्तहीन क्रांति के माध्यम से राजशाही से सत्ता छीन ली, जिससे धीरे धीरे एक राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यहाँ पे 100 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 100 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। इसके बाद देखिए
आपका 22वां प्रश्न जो है इसमें पूछा गया है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन जिम्मेदार था? तो जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो जर्मनी का एकीकरण जो है बिस्मार्क ने किया था। तो ब ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसमें पूछा गया आपसे, ओक के पत्तों का ताज पहनने वाले जर्मन राष्ट्र का रूपक था। तो ओक का पत्ता जिसने ताज के रूप में पहना था वो कौन था? तो वो था आपका जर्मेनिया, ना, जर्मेनिया को स्त्री के रूप में दिखाया गया था। बाल्कन क्षेत्र का वह बड़ा भाग किसके नियंत्रण में था? बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा भाग किसके नियंत्रण में? उस समय जो है राजशाही चलती थी, वहां पर तो एम्पायर होते थे, विरासत होती थी। तो उस बाल्कन क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्रांतियां भी हो रही थी, ठीक है ना। तो उसमें एक बड़ा भाग किसके नियंत्रण में था ये आपको बोला गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो नियंत्रण में था तुर्क साम्राज्य पे। तुर्की साम्राज्य ने बाल्कन क्षेत्र के एक बड़े भाग पर नियंत्रण कर रखा था। अगला जो क्वेश्चन है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो सभी को पता है यंग यूरोप का संस्थापक जो है मैजनी था। तो यहाँ पर जो है आपका जुस्पे मैस्सिनी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया आपसे, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। 27वां है, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एकीकरण जो इटली का किया था उसका मसीहा कौन है? तो उसका मसीहा जो है वो मेज़नी है। यहाँ पे ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर के किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? एक जैकोबिन क्लब तो यूरोप में भी बना था, ठीक है, और उसके बाद इसको भारत में भी एक बार बनाया गया था। तो इसको किसने बनाया था ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया आपसे, फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण था। तो फ्रांस की क्रांति हुई थी राजाओं के अत्याचार की वजह से, है ना। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर हो जाएगा निरंकुश शासन की वजह से। जिस पे कोई अंकुश ना लगा सके उसी को निरंकुश कहते हैं। तो राजा अपनी मर्जी से कुछ भी करता रहता था, जो ऑर्डर देता था वही मानते थे लोग। उस समय राजा जो है तबाही मचा कर रखे हुआ था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध जिस संगठन से था उसका नाम है कार्बोनरी। कार्बोनरी संगठन जो है मेजनी से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस में की गई थी? हमारा आंसर हो जाएगा बूर्बो वंश की स्थापना जो है वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था? किसने ये किया था? तो ये थे, जिस व्यक्ति का नाम है काउंट कूवर। काउंट कूवर ने अपनी कूटनीति के सहारे जो है पूरे यूरोप को समस्या में डाल दिया था कि ये समस्या हमारी नहीं बल्कि आपकी भी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो विलियम प्रथम जो है प्रशा का शासक था। यहाँ पे ऑप्शन, अगर मैं सारे ऑप्शंस आपको पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर्स बताते जा रहा हूँ। जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो जालवे राइन की स्थापना जो है प्रशा ने की थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला जो है, हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भी जो भाषा थी उसको बोला जाता था मेग्यार। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है, यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली का संस्थापक था मैजिनी। यहाँ पर जो है आपका स ऑप्शन करेक्ट होता है। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जागृत हुई तो उसके विकास का क्या परिणाम हुआ ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्र राज्यों की स्थापना होने लगी थी। यहाँ पे द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में, राष्ट्र राज्य उसे कहते हैं जहाँ पर एक जैसी संस्कृति हो, एक जैसी भाषा हो, एक जैसा पहनावा हो, ठीक है ना, इस तरह से। और 38वां क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? आपको अच्छी तरह से पता है कि नेपोलियन
नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड को लागू किया गया था 1804 में। इसको 1804 का सिविल कोड भी बोला जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ बोला गया आपसे वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, हमारा आंसर हो जाएगा वो था मैटरनिख। यहाँ पे जो है द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, मैटरनिख क्या चाहता था। तो हमारा आंसर हो जाएगा मैटरनिख जो चाहता था पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना, यानी कि जो भी नए बदलाव हुए थे क्रांतियों में, उन सभी क्रांति में जो बदलाव थे उनको पूर्ववत करना चाहता था। वो पूरा का पूरा सिविल कोड खत्म करना चाहता था, नेपोलियन का सिविल कोड जो है ये खत्म करना चाहता था। इसके बाद आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है मैटरनिख कौन था। मैटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसका नाम था मैटरनिख। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपोलियन कोड में कुल जो है 5 कोड थे। यहाँ पे आपका नेपोलियन कोड में कितने कोड थे, 5 कोड थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। मतलब जर्मनी और इटली का एकीकरण कौन नहीं चाहता था, कौन सा देश नहीं चाहता था, तो वो था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इन देशों का जो है एकीकरण नहीं चाहता था। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है। तो यूरोप वासियों के लिए जिस देश का साहित्य और विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है वो है यूनान देश। यहाँ पर वो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया आपसे नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। तो नेपोलियन ने जर्मनी में जो है राइन संघ की स्थापना की थी। यहाँ पे स ऑप्शन करेक्ट होता है। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। तो लाल कुर्ती का गठन करने वाले थे गैराबाल्डी। उनका आपने ड्रेस भी देखा होगा, गैराबाल्डी का रेड कलर में है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे जर्मीनिया क्या थी। तो जर्मीनिया जो थी ये थी जर्मन राष्ट्र का प्रतीक। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है काबूर कौन था। तो आंसर हो जाएगा काबूर जो था वो इटली का प्रधानमंत्री था। इटली के एकीकरण में इसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। जर्मनी का एकीकरण जो पूरा हुआ था वो समय था 1871 ईस्वी। ठीक है। रोमानीवाद क्या था। तो रोमानीवाद जो था वो था एक सांस्कृतिक आंदोलन, जिसको मैंने एनिमेशन के थ्रू आपको समझाया हुआ है। जालवेरिन एक संस्था थी। तो जालवेरिन किसकी संस्था थी। तो जालवेराइन जो संस्था थी वो थी व्यापारियों की। व्यापारियों की संस्था को जालवेराइन के नाम से जाना जाता था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहां पूछा गया आपसे 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। 1830 की जो क्रांति हुई थी तो फ्रांस में किस तरह का शासन स्थापित हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा वहां पर जो है संविधान लागू किया गया था, यानी संवैधानिक राजतंत्र लागू कर दिया गया। राजाओं का शासन तो था पर संविधान के हिसाब से, राजा अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता था, सारे नियम कानून संविधान में लिख दिए गए थे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंदर आते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये है आपके दक्षिण अमेरिका के अंदर। ठीक है। वर्तमान में दक्षिण अमेरिका के अंदर इटली एवं जर्मनी महादेश के अंदर आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। तो यहाँ पर एक्ट ऑफ यूनियन जो ये पारित किया गया था वो समय था 1707। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मारियान किस देश के राष्ट्र का प्रतीक था। तो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, मारियान जो है फ्रांस देश के राष्ट्र का प्रतीक था। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम था तो उसमें कौन हारा था। तो उसमें हारने वाला था तुर्की। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ब ऑप्शन करेक्ट होता है। इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता, किसने कहा था। ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों यानी उनके पाबंदी में नहीं रह सकता, ये किसने कहा था। तो ये कहा था मैजिनी ने, क्योंकि मैजिनी जो थे
इटली के बारे में तो आप जानते ही हो, मैजिनी का योगदान। बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क क्या था, तो आंसर क्या हो जाएगा, बिस्मार्क जो था वो कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, चतुर कूटनीतिज्ञ था। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? यानी कि राष्ट्रवाद कैसे पनपा, कौन सी घटना के द्वारा राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जागने लगी? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति के कारण। ठीक है, तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है तलवेइन और होल्स्टिंग का संबंध किस देश के एकीकरण से जुड़े हैं? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका कि ये जो है जर्मनी के एकीकरण से जुड़े हुए हैं। तो ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? अभी अभी हमने पढ़ा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ब ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है गैराबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैराबाल्डी के पेशे से क्या था? वो एक नाविक था। गैराबाल्डी कौन था? नाविक था। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो वियना जो संधि हुई थी, वियना में सम्मेलन हुआ था, तो किस शासन वंश की पुनः स्थापना की गई थी? तो आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि बूर्बो राजवंश को वापस से स्थापित कर दिया गया था। मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो मैजिनी का संबंध जो है वो था कार्बोनरी संगठन से। अगला जो क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो जर्मनी और इटली का एकीकरण कौन नहीं चाहता था, ये पूछा गया है। तो वो था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है। काउंट कुबर को विक्टर एमुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कि उसको प्रधानमंत्री बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया आपसे रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? यानी रक्त और लोह की नीति किसने दी थी, ये पूछा गया आपसे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। कौन से समय में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? तो 1832 में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। पोलैंड के विरुद्ध किसने कुचल दिया? अच्छा सॉरी, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? यानी पोलैंड में जो विद्रोह हो रहा था, क्योंकि पोलैंड में जो है लोग अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा से और अपने राष्ट्र से प्रेम करते थे, वहाँ पे इसी वजह से एक विद्रोह हुआ था। तो उस विद्रोह को किसने कुचल दिया, ये पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पोलैंड के विद्रोह को कुचलने वाला जो राष्ट्र था वो था आपका रूस। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? तो अभी अभी हमने पढ़ा था, इसका आंसर हो जाएगा यूनान। अगला जो क्वेश्चन है, सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो वो था आपका विक्टर एमुनियल। यानी कि 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो बहुत ही अच्छे कवि थे और छोटी सी उम्र में ही शहीद हो गए थे यूनानी स्वतंत्रता के दौरान, और उनका नाम था लॉर्ड बायरन। अगर आपने हमारा एनिमेशन वीडियो देखा है तो इनकी फोटो भी मैंने दिखाई हुई है। इसके बाद है जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी या किसने की? तो जालवे राइन की स्थापना की थी रशिया ने। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला जो क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा गया है या कहा जाता था? तो अभी हमने हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, यूनान को कहा जाता है। यहाँ पे द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे 1889 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो 1889 की क्रांति, फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी उस समय जिस राजवंश का शासन था उस राजवंश का नाम है बूर्बो राजवंश। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने लगभग 3 युद्ध किए थे, यानी टोटल 3 युद्ध किए थे। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना से जो सम्मेलन हुई थी उसमें कौन सम्मिलित नहीं था? तो फ्रांस को सम्मिलित नहीं किया गया था। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना प्रस्तुत की थी ब्रिटेन ने, नहीं सॉरी रूस ने। रूस ने जो है पवित्र संघ की योजना को प्रस्तुत किया था।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? ये किस राजा ने कहा था? तो ये कहने वाले व्यक्ति का नाम है चार्ल्स दसम। ठीक है, चार्ल्स दसम ने ये स्टेटमेंट दिया था। इसके बाद जो है प्रशा का शासक कौन था? तो प्रशा का शासक जो था वो था विलियम प्रथम। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? कौन सी संधि हुई थी? तो उस संधि का नाम था कुस्तुतूनिया संधि। कस्तुतूनिया संधि उस संधि का नाम था। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप की स्थापना की थी मैजिनी ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो 1830 के बाद जो शासन स्थापित हुआ था उसका नाम है संवैधानिक राजतंत्र, यानी संविधान के हिसाब से राजा राज करेगा। लाल कुर्ती नामक संस्थान का गठन किसने किया था? एक दो क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। तो लाल कुर्ती नामक जो संस्था थी इसका गठन किया था गैरीबाल्डी ने। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? कौन सा युद्ध था जो हुआ और जिसके बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो हमारा आंसर हो जाएगा वो प्रशा फ्रांस का युद्ध था। उसके बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय नेपोलियन द्वितीय जो है फ्रांस का शासक था, नेपोलियन तृतीय। वियना की संधि का हिस्सा नहीं था। वियना की संधि का हिस्सा कौन सा नहीं था? तो प्रशा को पोलैंड तथा रूस को सैक्सनी का हिस्सा दे दिया गया था। तो ये जो है ये हिस्सा नहीं था, ये गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट जो नहीं था वो पूछा गया। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत खालिस्तान था। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि सबसे ज़्यादा जो गंभीर तनाव का स्रोत था वो था बाल्कन क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके सारे एमसीक्यू खत्म होते हैं। इसकी पीडीएफ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और सारे के सारे सॉल्यूशंस आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट आपका चैप्टर के साथ में, उसमें भी हम एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। और सारे एनिमेशन वीडियोज़ हमने बना रखे हैं, आप चैनल पर अगर आपको पता होगा तो हम हमेशा वीडियोज़ जो है अपलोड करते रहते हैं डे बाई डे, तो उनको ज़रूर देखें। एनिमेशन से हिस्ट्री को समझना बहुत आसान होता है और आसानी से आप जो है हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा समझ पाएंगे, हर चैप्टर को बारीकी से समझ पाएंगे अगर आप एनिमेशन को देखते हैं। एनिमेशन हमने बना दिया है, अभी तक हमने आपके 6 to 7 चैप्टर्स जो है कंप्लीट करा दिए हैं। आगे के चैप्टर्स बन रहे हैं, उनको भी हम सॉल्यूशन के साथ आपको उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।